हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलो स्टोरी और पोइट्री को रिवाइज करती हूँ, फिर आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। आवाज आ रही है सबको क्लियर? थोड़ा सा एप्लीकेशन अपडेट हुआ है आज, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इट्स बीइंग अपडेटेड। ईरम, मेधावी, सुरुचि, मेधावी ने भेजा है ना ये काफी क्लियर सा पीडीएफ। फाइनली 3 दिन बाद जो है वो मेरे को एक क्लियर पीडीएफ मिला है। सो चलिए हम बात करते हैं इसमें। कल जो जो क्वेश्चंस इससे बनते हैं उन पर बात करते हैं। अगर ऐसे पीडीएफ्स मिल जाए फिर क्या, आप लोग ऐसा पीडीएफ हो अगर तो मेरे को भेज दिया करो। ओके, सो स्टोरी ऑफ पोएट्री की कुछ क्वेश्चंस जो हैं, मतलब कुछ लाइंस जो हम पढ़ते हैं उसके बाद हम आज चौसर टू शेक्सपियरियन एज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हाँ जी, तो कल हम कहाँ थे? यहाँ पे पढ़ रहे थे, आपको बताया था मैंने। सो इसके मेन मेन पॉइंट्स कल मैंने लगाए थे, आज फिर से डिस्कस करते हैं। हाँ, सो मिडिल इंग्लिश पीरियड के टाइम पे वी नोटिस द इमरजेंस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ पे। और जॉफरी चार्सर ने क्या किया था, अपना कंट्रीब्यूशन किससे बनाया? कैंटरबरी टेल्स से। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स में क्या था? लोग, देश और उनके बिलीफ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और वो कैंटरबरी टेल्स की स्पेशलिटी ये थी कि सारे कैरेक्टर्स बड़े अजीब थे कैंटरबरी टेल्स में। पेक्यूलरिटी सबकी कुछ ना कुछ खासियत थी। और चौसर ने ये किया कि कोई भी किसी भी तरीके का ओल्ड इंग्लिश का जो इरेगुलर लाइंस थी वो यूज नहीं की, है ना। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट आपके इम्पोर्टेंट पोइट थे उनका नाम था विलियम लैंगलैंड। और विलियम लैंगलैंड की फेमस जो वर्क था वो था द विजन ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन। ठीक है, और इसमें ड्रीम विजन्स थे सारे। और विजन्स ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन में इन्होंने जो है सोशल इवेंट्स पे बात करी थी। इसके बाद हमारे दूसरे जो क्या हुआ कि चौसर के बाद में कोई इतना इम्पोर्टेंट वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आए सर थॉमस मैलरी। और मैलरी का था डिमोटे दी आर्थर, और ये किंग आर्थर के बारे में थी। फिर 15th सेंचुरी में कल मैंने आपको बताया था कि रेनेसा जब इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया तो फिर क्या हुआ, उसी टाइम पे एंशियंट ग्रीक लर्निंग का नया रिवाइवल हुआ। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, घटना हुई और उसमें कॉमन मैन तक सारी चीजें पहुंचने लगी। सो फिर उसके बाद मतलब इनके जो बिलीफ्स थे वो घटते गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एलिजाबेथ के रूल के दौरान इंग्लैंड जो था वो काफ़ी इंटरनल पीस थी, लेकिन जब जेम्स फर्स्ट आए इसके बाद और लोग आए तो चीज़ें बदल गई। अब यहाँ पे इसके बाद जो 3 ग्रेट पोइट्स उसी टाइम के थे उसमें क्रिस्टोफर मार्लोव थे, एडमंड स्पेंसर थे और विलियम शेक्सपियर थे। अब इनके वर्ड्स फॉर्म जो थे वो काफ़ी अलग थे। इन्होंने क्या-क्या लिखा, पेस्टोरल, एलेजी, सोनेट, लिरिक, सटायर, ये कल हमने आपको बताया था। मार्लोव जो थे वो एक लिरिक पोएट थे। अब मैं ऐसा ही पीडीएफ आपको दे दूँगी। और उनके जो प्लेस थे उसमें टम्बरलिन ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकंड। तो ये मतलब काफ़ी खोजबीन करने वाले, काफ़ी क्वेस्ट थे सोसाइटी के लिए। उसके बाद आपके जो थे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की स्पेशल बुक मतलब जो वर्क है इम्पोर्टेंट वो है शेफर्ड्स कैलेंडर। ये एक पेस्टोरल पोयम है। इनका जो सबसे ज़्यादा वर्क जाना जाता है वो है एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीनी। ओके, और इसके बाद आपके तीसरे कौन से आते हैं, ये विलियम शेक्सपियर आते हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएट है और सब जानते हैं उनको। और उन्होंने फ्री विल पे काम किया। उन्होंने भगवान को नहीं माना, ह्यूमन के एक्शंस को ज़िम्मेदार माना। उन्होंने लिखी ट्रेजेडीज़
ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। और इन्होंने जो है ना ब्लैंक वर्स को काफ़ी एक्सप्लोर किया, मतलब ब्लैंक वर्स लिखे इन्होंने काफ़ी। उसके बाद वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे। और इसके बाद इन्होंने सोनेट्स लिखी लगभग 154। और इनकी सारी सोनेट्स जो थी वो ट्रैजिक थी थोड़ी सी, मतलब लव एंड ब्रोकन फ्रेंडशिप, एक दो तो आपको शायद मैंने पढ़ाई है। अच्छा, इन्होंने राइम का अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया सोनेट में, अपना अलग स्ट्रक्चर डेवलप करने की वजह से, मतलब इनकी इनकी सोनेट्स को बोला गया शेक्सपियरियन सोनेट्स। अच्छा, ये ऐसा टाइम था कि जो पोइट्री जो है वो एंथोलॉजी की बात करने लगी। और एंथोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसी का जो वो था इम्पैक्ट, वो आया टोटल्स मिससेलेनी में, जो 1557 में लिखी गई। इसमें सॉन्ग्स थी, सोनेट्स थी। व्याट एंड सरे जैसे पोइट ने इनको लिखा। और इन्होंने ना एक नया कॉन्सेप्ट लाया इटालियन सोनेट का। अच्छा, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था, वो मतलब जिसका इम्पोर्टेंट वर्क था राइटिंग में, उनका नाम था फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की सोनेट थी एस्ट्रोफेल और स्टेला। स्ट्रोफेल एंड स्टेला अभी पूछूंगी मैं क्वेश्चंस में। 17th सेंचुरी जो थी, तो वो ट्रांजिशन और रेवोल्यूशन की एज थी। कौन सी? 17th सेंचुरी। अब इसी समय पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल हो रहा था, चेंज हो रही थी चीजें, है ना। और इसी के दौरान एक जो इम्पोर्टेंट पोएट आए, उनका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसमें लिखा ओल्ड यूनिटी ऑफ एलिजाबेथन लाइफ जो है वो चली गई थी, तो नेशनल प्राइड भी थोड़ा कम हो गया था, क्राउन की महिमा भी थोड़ी कम हो गई थी। अब जो था एलिजाबेथन पीरियड का डाउनफॉल था। अब न्यू मिडिल क्लास शुरू हुआ, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास पावर में आया। तो अब जो है ना मार्लो वर्ड स्पेंसर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ टाइम जो है उसने पोइट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि और पोइट्स निखर के सामने आए, जिसमें जॉन मिल्टन थे। जॉन मिल्टन जो थे एक प्योरिटन थे, ये पूछा जाता है अक्सर, है ना, जिन्होंने क्रॉमवेल को का साथ दिया लैटिन सेक्रेटरी के रूप में। उन्होंने पहली जो शॉर्ट पोयम लिखी, उसमें एल एलेग्रो और एल पेंसेरोसो थी। और उन्होंने एक एलेजी लिखी, शोक गीत जिसको बोलते हैं, वो थी लिसिडस। ये क्या हुआ? शिट, क्यों हो गया भाई ये? हाँ, वो था हमारा लिसिडस, जिसमें वो अपने दोस्त की मृत्यु पर रोते हैं। वो अपने ट्रूली पिक्स पे जाने जाते हैं, जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिकेन्ड। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाते हैं। तो ये जो एपिक्स हैं, ये जस्टिफाई करते हैं कि भगवान जो है वो मानव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस मामले में ये शेक्सपियर से काफ़ी अलग है। मिल्टन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट माने जाते हैं, सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और इनके स्टाइल को द ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट अच्छे वर्ड्स यूज़ करते थे, जो दिल को लग जाते थे, जिनको मतलब नए-नए वर्ड्स लेकर के आते थे एक तरीके से। और ज़्यादातर जो वर्ड्स थे वो लैटिन ओरिजिन। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते। जैसे फीलिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे लव है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो इन्होंने काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का यूज़ किया। 17th सेंचुरी राइटर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें वहाँ पे मेटाफिजिकल पोइट्स का एक तरीके से एग्जिस्टेंस हुआ। मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो स्पिरिट लेकर के आते हैं। उसमें जॉन डॉन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे, एंड्रयू मार्वल थे, रिचर्ड क्रॉशा थे, हेनरी वॉगम थे। ये थे, ये मेटाफिजिकल पोएट्स माने जाते हैं एक तरीके से 17th सेंचुरी में। अब जॉन डॉन की पोएम की बात करें, तो आपने नोटिस करा होगा कि अनकॉमन सिमिलीज बहुत हैं, मेटाफर्स बहुत हैं, है ना। इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पोएम पे दिखाई देंगे आगे। अच्छा, मेटाफिजिकल पोइट्स ने क्या किया, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर लिखा, जो ज़िंदगी के जो भावनात्मक पहलू थे उन पर लिखा। उनकी लव पोएम्स जो थी वो भी फैसिनेटिंग थी, मतलब वो आध्यात्म की बात तो करते थे, साथ-साथ प्यार की, मोहब्बत की बात। आध्यात्म के साथ-साथ मतलब ये जो है ना लव पोएम्स भी लिखते थे, मतलब रोमांटिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म एट द सेम टाइम वाली बात होगी। अच्छा, मेजर पोएट द लेटर ऑफ द पोएट, अब जॉन ड्राइडन जो है वो बाद में आए, थोड़ा-सा 17th सेंचुरी के बाद में। उनका मेजर पोएटिक वर्क था मैट फ्लेक्नू। मैट फ्लेक्न्यू और एब्सैलम एंड एकिटोफिल, ये सटायर्स हैं उनके, ये जॉन ड्राइडन के हैं। अच्छा, उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज उस टाइम की जो थी उनसे डील किया। वो एक सटारिस्ट थे और उन्होंने इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज किया उस टाइम पर। यहाँ पे हम ड्राइडन की बात कर रहे हैं, जिनका मैट फ्लेक्नो और एब्सोलम एंड एकिटोफिल जो है वो लिखा गया है। हम उन्हें जानते हैं उनका क्लासिक और हेरोइक कपलेट का यूज करने पर, ठीक है।
और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंग्लिश पोइट्री को एग्जिस्टेंस में लाया। दूसरे पोइट जो है और भी इम्पोर्टेंट है, उसमें से सैमुअल बटलर जो है वो इम्पोर्टेंट है। सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रिस था, प्योरिटन्स पर एक सटायर, सटायर का मतलब व्यंग होता है, तो ह्यूडिब्रिस किसका था? सैमुअल बटलर का। अच्छा, जब 18th सेंचुरी तक पहुँचते-पहुँचते क्या हुआ कि हमें एक रीज़न मिल गया आशावाद का, है ना? लोगों ने मान लिया कि देयर इज़ अ गोल्डन पीरियड सिमिलर टू दैट ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस। अब ऑगस्टन एज से सिमिलर ये गोल्डन पीरियड है, इसको ऑगस्टन एज कहा गया अर्ली 18th सेंचुरी में। और जो पोइट्स थे तब उन्होंने ग्रीक और रोमन ऑथर्स को क्लासिकल एंटिक्विटी को मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया अपने स्टाइल में। ये पीरियड जो है इसको नियो क्लासिक कहा गया। जो 18th सेंचुरी का ऑगस्टन एज का पीरियड था उसे क्या कहा गया? नियो क्लासिक। अब वहां पे नियो क्लासिक में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस में इंपॉर्टेंट पोएट आए अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इन्होंने काफी सारी शॉर्ट पोएम्स लिखी नेचर पे और सीजन्स पे, और इनकी 4 पेस्टोरल्स इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अलेक्जेंडर पोप बेसिकली क्रिटिक एंड सटायरिक थे काफी, मतलब वो क्रिटिकल और सटायरिक पोएम्स के लिए जाने जाते थे। अब उनकी क्रिटिकल और सटायरिक पोएम्स की बात करें सो रेप ऑफ द लॉक थी और डेंसियर थी। अच्छा, एक और थी द एपिसल ऑफ डॉक्टर आर्बथनॉट। उनकी जो पोइट्री थी उसको वोबल इंटेलिजेंस की तरह देखा जाता था। वोबल इंटेलिजेंट का मतलब जो है, अलेक्जेंडर पोप काफी इंटेलिजेंट माने जाते थे। विट बहुत थी उनकी पोइट्री में, दिमाग बहुत लगाते थे चीजों का, और क्लासिक कपलेट का यूज करते थे वो। जैसे इन्होंने ये बातें लिखी हैं, तो इन बातों में ना विट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट, और इसकी लेखनी में भी लिखा अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, जैसे टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इस तरीके की बातें। फिर हम आगे चलते हैं 19th सेंचुरी में, तो हम और लोगों से मिलते हैं जिन्होंने रोमांटिक रिवाइवल ऑफ इंग्लिश पोएट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें आते हैं जेम्स थॉमसन, रॉबर्ट ब्लेयर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर। ये जो है ट्रांजिशन की एज के माने जाते हैं 19th सेंचुरी में, रोमांटिक रोमांटिक रिवाइवल के टाइम पे। देयर लव फॉर नेचर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स काफी अच्छा था। ठीक है, अब जैसे माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज एंड ग्रेज एलिजी, ग्रे ने एक एलिजी लिखी है, अ कंट्री चर्च यार्ड। ये जो है रोमांटिक पोएम्स जैसी ही एक तरीके से थी। रोमांटिक रिवाइवल इंग्लिश पोइट्री में जो जुड़ा हुआ है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज से जुड़ा हुआ है। दो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ से और सैमुअल टेलर से जुड़ा हुआ है। ये जो रोमांटिक रोमांटिक रिवाइवल है, ये रेफर है रिन्यूड इंटरेस्ट इन नेचर एंड सिंपल लाइफ, मतलब ये दोबारा से लाइफ में और नेचर में जो इंटरेस्ट आता है उससे संबंधित है। ठीक है, अब इसमें लिखा है डोंट यू नोटिस सर्टेन कॉमन थिंग्स इन द वर्ड ऑफ पोइट्स। क्या आपने कुछ कॉमन थिंग्स जो है ना वो पोइट्स के वर्क में नोटिस करी हैं? इंडिविजुअलिज्म आया, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन आया, ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक आया। यहीं पे कल शायद हमने छोड़ा था, यहीं पे छोड़ा था ना कल हमने, तो ये था रिवीजन। इसकी पीडीएफ यहीं दे दो, पीडीएफ मैंने अपलोड भी कर दी। ईरम क्या कह रहे, बैकग्राउंड साउंड आ रही है? अच्छा, अरे मैंने देखा नहीं, तुम लोग बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही है। मैं अभी एक मिनट, किसी को नहीं दिख रहा है या सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है? नहीं, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा नेहा। क्या किसी को नहीं दिख रहा? बताया तो नहीं किसी ने, या मैंने पूछा नहीं? शाबिस्टन, गुड गुड आफ्टरनून। अब नहीं आ रही है? अच्छा, नॉइज नहीं आ रही है, ओके। हाँ, मैं ये कह रही हूँ स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या? दिख रहा है, ओके। मनीषा, मनीषा काफी दिनों बाद आई, क्या हुआ? सब ठीक है? ओके, यू मे रिगार्ड इट्स अ डेमोक्रेटिक एंड लिबरलाइजिंग मूवमेंट। आप इसको डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजिंग मतलब एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रतावादी मूवमेंट मान सकते हैं, जहाँ पे पोएट सॉट टू डू अवे विद द रिजिड एप्लीकेशन ऑफ क्लासिक नॉर्म्स। जहाँ पे ये जो पोएट है रिजिड एप्लीकेशन को नहीं कैरी कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिज्म है वो कैरी कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड यू विल हैव टू रिमेंबर द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस जगह पे आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका क्या प्रभाव पड़ा, जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लाई सोशल लाइफ में।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसका पोएम पर मतलब पोइट्री पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। देयर वर ऑल्सो सर्टेन, ये एकदम निश्चित है, और जो वर्ड्स हैं उन पर भी एकदम सर्टेन है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रेंच फिलासफर की बात करते हैं, जिनमें जीन जैक्स रूसो, द वर्क्स ऑफ जर्मन स्लेगल ब्रदर्स, कल ये दिखाई नहीं दे रहा था, ऑगस्ट विलम एंड फ्रेडरिच, ये थे। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन बैलेट्स, अब बैलेट्स जो है मतलब वही आपके शोकगीत होते हैं, इंग्लिश मिडाइवल लिटरेचर, इसमें ग्रो हुआ। बाइशप पर्सीज, ये क्या हुआ इसमें, एक मिनट, पेन क्या हो गया, इंक क्यों छोड़ रहा है, हाँ सही हो गया। बाइशप पर्सी का था रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री 1765 में, इसने इंटरेस्ट बढ़ाया। वर्ड्सवर्थ ने लिखा, क्या क्या लिखा इन्होंने, लिरिक्स लिखे, बैलेट्स लिखे, ओड्स लिखे, सॉनेट्स लिखे, वर्स टेल्स लिखे, रिफ्लेक्टिव पोएम्स लिखे, जो सोसाइटी की चीजों को रिफ्लेक्ट करती है आपके सामने। बी इट लूसी पोएम्स और द प्रील्यूड, हिज लव ऑफ नेचर इज ऑलवेज प्रोमिनेंट। लूसी पोएम्स हो या प्रोल्यूड हो, उनका नेचर के लिए जो प्यार था वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था। नेचर उनके लिए एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस था, मतलब उनके लिए नेचर जो था वो कैसा था, एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस, मतलब आध्यात्मिक चीज थी। इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव ट्रेनिंग टू ह्यूमन सेंसिबिलिटी, इसने क्या किया, क्रिएटिव ट्रेनिंग दी ह्यूमन, मतलब इसने क्रिएटिविटी बढ़ाई उनके दिमाग में। इट मे बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ को ही ज्वाइन किया। वर्ड्सवर्थ की आपने पढ़ी होंगी लूसी वाली जो काफी अच्छी थी। कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ को ज्वाइन किया लिरिकल बैलाड्स में, इनमें दो का साथ था। ऐसी बुक जिसने नया डायरेक्शन दिया इंग्लिश पोइट्री को, ठीक है, इंग्लिश पोइट्री को एक नई दिशा किसने दी, लिरिकल बैलेड्स में 1798 में। और इसमें कौन कौन था, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने फैमिलियर को अनफैमिलियर कहा, जो चीजें फैमिलियर थी वो कैसे अनफैमिलियर हो सकती हैं, इस बात को रिप्रेजेंट किया। कॉलरिज ने इसका उल्टा किया। कुबला खान ने क्या किया, द एंशियंट मैरिनर और क्रिस्टाबेल ने, ये सब कॉलरिज की थी। कॉलरिज ने दिखाया अपना इंटरेस्ट मेडाइवल जो फॉकलोर था और लेजेंड, मतलब मेडाइवल टाइम पीरियड के जो लोग थे उनके बारे में बताया कॉलरिज ने। ये कुबला खान, एंशियंट मैरिनर और क्रिस्टाबेल कॉलरिज की है वर्क्स। अदर पोएट्स लाइक लॉर्ड बायरन, पर्सी बाय शेली एंड जॉन कीट्स, ये जो है थोड़े से कम एज के, मतलब यंगर रोमांटिक पोइट्स माने जाते हैं। बायरन के जो वर्क है, लॉर्ड बायरन जिनका ये नाम है, उनके वर्क है वो है मैनफ्रेड, केन, चाइल्डी हेरोल्ड, विजन ऑफ जजमेंट, जॉन डुआन। जॉन डुआन तो काफी चर्चा में रहा, जॉन हुआन बोलते हैं वो इसको, डॉन जुआन, सॉरी डॉन हुआन बोलते हैं वैसे। शो हिज पैशन फॉर लिबर्टी एंड डिफाइंस ऑफ कॉन्वर्जेशन, तो उन्होंने मतलब सॉरी कन्वेंशन, मतलब वो स्वतंत्रता की बात की एक तरीके से। शैली एज अ पोइट इज अ रिवोल्यूशनरी आइडलिस्ट, शैली जो है वो एक तरीके से क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले पोएट है। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स आर एडोनिस, द स्काईलार्क, द क्लाउड, ओ टू द वेस्ट विंड और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और क्वीन मैम। इन्होंने इस्लाम पे, जैसे वो कुबला खान और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये सब चीजें भी इन लोगों ने टच करी हैं। इन हिज लॉन्गर पोएम्स, उनकी जो लंबी पोएम्स हैं, ही गिव्स वेंट टू हिज पैशन फॉर रिफॉर्म, उन्होंने अपना पैशन किसको दिया, सुधार पे। इन द शॉर्टर पोएम्स, जो उनकी शॉर्ट पोएम्स हैं, जैसे ओड्स हैं, जैसे लिरिक्स हैं, वो मुश्किल जो मतलब जो उन्होंने मुश्किलें मुश्किलें फेस की, उस पर उन्होंने लिखी हैं अपनी शॉर्टर पोएम्स, ठीक है। कीट की जो नरेटिव पोएम्स है, जैसे ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जैसे लामिया, ये कीट की जो है नरेटिव पोएम्स है। और इसके अलावा ओड्स है, बैलेड्स हैं, इसमें हमने बहुत ही सेंसिटिव अप्रोच पाए। कीट्स थोड़ा सेंसिटिव लिखते थे और ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते थे। हालांकि वो एक मतलब एडमायरेशन रखते थे ग्रीक लव के लिए, मतलब उन्हें ग्रीक लव ऑफ परफेक्शन जो था पसंद था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ कीट्स पोइट्री इज इट्स अपील टू द सेंसेस, ये सीधे दिल पे वार करती थी एक तरीके से। इसमें जैसे इन्होंने लिखा है इन द फॉलोइंग लाइंस, ode to sight, the word present to the eye of picture of the nature, hushed cool rooted flowers, fragrant eyed, blue silver white and budded trident। अगर हम आगे देखें तो हमें दिखता है क्वीन विक्टोरिया का गद्दी पर जाना, और वो जो पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस टाइम पे होते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स का गवाह है, क्योंकि इस टाइम पे डेमोक्रेसी आती है। द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मतलब बढ़त होती है, प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी टाइम क्या होता है, बहुत ही इन्वेंशंस जो होते हैं, नंबर ऑफ इन्वेंशंस और डिस्कवरीज आती हैं इस टाइम पीरियड में। और मतलब ये जो टाइम पीरियड है जब विक्टोरिया गद्दी पे आई, तो काफी मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने काफी एक्सपेंशन किया, अपना बढ़त हो गई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस था डार्विन की थ्योरी। ये कल मैंने बताया था कि इसका जो है काफी इस एज पर इम्पैक्ट पड़ा, कल मैंने इसमें डिस्कस किया था। अच्छा, इसी टाइम बाइबलिकल वर्जन आया, जिससे क्रिश्चियनिटी के फेथ को थोड़ा सा धक्का लगा। मतलब थोड़ा सा पीपल के फेथ बढ़ा, सॉरी धक्का नहीं लगा। डिस्पाइट दिस, रोमांटिक ट्रेडिशन कंटिन्यूड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब इसके बावजूद भी रोमांटिक ट्रेडिशन जो था वो जारी रहा 19वीं शताब्दी तक। हालांकि द राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सपेंशन ऑफ द रीडिंग पब्लिक चेंज फंक्शन ऑफ पोइट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी हुई थी वहां पर और पब्लिक चेंज हो गई थी, तो पोइट्री के कुछ फंक्शंस जो है वो चेंज हो गए। इट केम टू बी रिलेटेड मोर टू लाइफ देन द रोमांटिक। अब ये जिंदगी पे ज्यादा आ गए, रोमांस से थोड़ा सा कम हो गए। द रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ एज, अब यहाँ पर जो पोइट्स आए उसमें थे अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू अर्नॉल्ड। अल्फ्रेड टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नॉल्ड। इन्होंने कॉमन मैन के जो डाउट्स थे, जो डर थे और जो डिस्ट्रैक्शंस थे, मतलब अलगाव थे, जो भटकाव थे, उन पर बात की, अर्नॉल्ड और ब्राउनिंग और टेनिसन। एट द सेम टाइम दे रियश्योर्ड, उन्होंने ये अश्योर किया कि ऑल वाज राइट, सब ठीक ठीक था, वर्ल्ड के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। जो टेनिसन की पोएम्स थी, अब एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। टेनिसन की बात करें तो ये एलिजी थी, है ना, जैसे इन मेमोरियम। अब इन मेमोरियम टू अटेम्प्ट टू रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, इन मेमोरियम ने उन्होंने एक प्रयास किया, जो क्लेम्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करने की, साइंस और रिलीजन से संबंधित। इसमें जो रिकंसाइल का मतलब तो समाधान करना किसी चीज का, तो उन्होंने साइंस और रिलीजन की बात की इन मेमोरियम में, इंपॉर्टेंट होगी ये। ब्राउनिंग की पोइट्री की बात करें तो इन्होंने न्यू टेक्निक्स यूज करी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, और इसमें भी फीलिंग्स की बात की। अर्नॉल्ड की अगर हम बात करें तो अर्नॉल्ड ने क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ दिखाया। उन अर्नॉल्ड की ही थी सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, डूवर बीच। इन्होंने क्या किया, डाउट और फ्रस्ट्रेशन की बात की इन तीनों में। तो तीनों की बात हो गई। टेनिसन की कौन थी, इन मेमोरियम, और इसमें इन्होंने क्या किया, सोशल एंड रिलीजन की बात की। ब्राउनिंग की जो पोइट्री थी, इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग जो भी लिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्नॉल्ड की, अर्नॉल्ड ने क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को बढ़ाया, सोहराब एंड रुस्तम, स्कॉलर जिप्सी और ड्रूवर बीच की बात की। बिसाइड्स दीज पोइट, डांटे गैब्रियल रोसेटी, इन पोइट्स के अलावा अतिरिक्त जो डेंटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबोर्न, सीजी रोसेटी, ये जो है हमारा अटेंशन बीच में लेते हैं। क्यों? दे आर नॉन एट एज प्री रेफेलाइट्स, द टर्म ऑज इट्स नेम टू द स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये प्री रेफेलाइट एक नया टर्म आया, वो जाना जाता है, उसके जो पोएट्स जाने जाते हैं उसमें डेंटे गैब्रियल, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबर्न, सीजे रोसेटी जो है वो जाने जाते हैं। प्री रेफेलाइट्स ब्रदरहुड भाईचारे को बढ़ावा देने वाला था। इसका एम क्या था, पोइट्री में नया मतलब पोइट्री को रिवाइव करना एंड आइडियाज ऑफ पेंटिंग, एक तरीके से चित्रण करना आपके विचारों का, सिंसेरिटी का, सिंप्लिसिटी का और लाइफ के ट्रूथ्स का, सच्चाई का पेंटिंग तरीके से रखना। दैट इंस्पायर्ड द इटालियन पेंटर्स बिफोर राफेल, राफेल के पहले जो भी इटालियन पेंटर्स थे उनके बारे में बात की। इनके वर्क में क्या था, ये जो थे, देयर इज अ स्ट्रेस ऑन ब्यूटी एंड इंटरेस्ट इन मिडल एजेस। जो इन द वर्क्स ऑफ दीज पोइट्स, इनके जो पोइट्स थे इनके काम में क्या था, ब्यूटी पे दबाव था थोड़ा सा, मिडल एज में इनका इंटरेस्ट था, और जो वर्ड्स का यूज था वो अपने पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। जो भी चीजें इन्होंने यूज की, जो भी वर्ड्स डाले, ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें सामने देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे, अब आते आते हम लोग इसी टाइम पीरियड तक पहुंचने वाले हैं, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस। ये जो पोएट थे अपनी एज से थोड़ा सा डिफरेंट थे। उनकी पोएम्स पब्लिश की गई उनकी मृत्यु के बाद 1918। उनकी पोएम्स जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डील करती हैं। इंपॉर्टेंट है मैनली हॉपकिंस, हॉपकिंस का नाम अभी भी चर्चा में आता है। सम ऑफ हिज पोएम्स लाइक पाइड ब्यूटी, ये नेचर को पोर्ट्रे करती है। क्या नाम है इसका, पाइड ब्यूटी।
बट ही सर्टेनली टर्न्स अवे फ्रॉम द रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोइट्री। तो वो क्या करते हैं, रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोइट्री की बात करते हैं। उनकी इमेजरी जो है, उनकी कल्पना जो है, उनकी जो रिदम है, ये एकदम मॉडर्न है। और इन्होंने 20th सेंचुरी के बहुत सारे पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया, प्रभाव डाला उन पर। अब देखो, इंग्लिश पोइट्री जो है 20th सेंचुरी की, वो काफी अलग है, थीम अलग है ना, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जो नई परेशानियां आ गई ह्यूमन लाइफ में, उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, जो हमारी 20th सेंचुरी की पोइट्री है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब इसी में पोइट्स आए कैसे, जैसे रॉबर्ट ब्रिज। देखो, अभी तो हम जो बात कर रहे थे वो हम हॉपकिंस की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्रिज की, ए हाउसमैन की और जॉन मैन्सफील्ड की, जिन्होंने रोमांटिक थीम्स को कंटिन्यू रखा। अच्छा, इन्हीं ने क्या किया, पेसिफिज्म बताया। अभी तक ऑप्टिमिज्म की बात हो रही है, अब निराशावाद आ गया यहाँ पे। वॉल्टर डेला मेयर, उनका जो सॉन्ग है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, और जो पोएम्स हैं एक्सप्लोर द वंडर ऑफ द चाइल्ड्स वर्ल्ड, और जो फैंटेसी है सुपरनेचुरल वर्ल्ड की, वो काफी इंपॉर्टेंट रही। ये बात कर रहे थे वॉल्टर डिला की। कलर कहाँ से आ गए भाई? ओके। हाँ, जो कहाँ पे बात कर रहे थे हम, वॉल्टर डेलामेर की। अच्छा, द पोइट्स हु हैड आयरिश ओरिजिन, ऐसे पोइट्स जिनका आयरिश का ओरिजिन था, आयरिश जो थे, वर रूटेड इन द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ आयरलैंड। उनमें आयरलैंड के बारे में उन्होंने बात की, उनकी जो जड़ें थी वो पूरी आयरलैंड से जुड़ी हुई थी। जैसे डब्ल्यू बी ईट्स काफी इंपॉर्टेंट पोएट हुए, जे एम सिंजे और लॉर्ड डिंसिम, ये अपनी कंट्री की इंस्पिरेशन लेकर पोइट्री में आए। डब्ल्यू बी ईट्स का जो टाइम पीरियड है, डब्ल्यू बी ईट्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1865 टू 1939। और इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो कौन सी हैं, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेकंड कमिंग, ये किसकी है, डब्ल्यू बी ईट्स की, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेकंड कमिंग। ये रिवील करती हैं कि यूथ एज और पॉसिबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन के प्रति उनका कितना कंसर्न था, मतलब वो काफी सोचते थे। ठीक है, द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं सेंचुरी का पहले की बात करें, मतलब 20वीं सेंचुरी की बात करें, शुरुआत की, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड चल रहा था, है वही 1939 के बाद का टाइम है। अलोंग विद एनहिलेशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद हो रही है। इट ब्रॉट डिसइल्यूजनमेंट। अच्छा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग की बात करें, डिसइल्यूजनमेंट आया और फ्रस्ट्रेशन आया। एक तरीके से सब लोग जो है काफी कुंठित और हताश हुए। द पोइट्स वाइस्ड द कंसर्न एंड नॉलेज। अब पोइट ने जो आवाज उठाई, नॉलेज या ज्ञान के प्रति कंसर्न और प्रोग्रेस की, जो ह्यूमैनिटी को बचा नहीं सके बेसिकली। उस टाइम के जो अर्ली पोइट्स थे, उसमें आया था नाम रोपर्ट ब्रूक का। और ब्रूक का नाम आया और ओबन का नाम आया। ठीक है, इन्होंने आइडियल व्यू लिया अपनी पोयम में वॉर पर। किसने, ब्रूक ने और ओवन ने। इसने इन्होंने किस पे लिखा, वॉर पर। फिर आए टीएस इलियट। टीएस इलियट का टाइम पीरियड ये था, और मतलब 1888 से 1965। और ये काफी इन्फ्लुएंशियल पोइट थे, आपने नाम तो सबके सुने होंगे। तो इनकी जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, और वेस्टलैंड काफी इंपॉर्टेंट हुई। ही प्रेजेंट द हॉलोनेस ऑफ वल्गैरिटी ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने मतलब जो खालीपन था और वो वल्गैरिटी थी मॉडर्न सिविलाइजेशन की, उनको इसमें लिखा। विच डज नॉट हैव एनी अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन्होंने उन लोगों पे बात की जिनके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं थे। उनकी बात की जो पोएम्स थी वो ऐश वेडनेसडे थी, फोर क्वार्टरलेट थी, है ना। ये डिसइल्यूजनमेंट, ये परेशानी की बात करते हैं, वैल्यूज की खोज में घूमते हैं। उसके बाद 1930 के दौरान पर एक ग्रुप ऑफ पोइट्स आए। उसमें कौन कौन थे, ऑडिन थे, सीसिल डे लेविस थे, लुइस मैकनीस थे, और स्टीफन स्पेंसर थे। इन्होंने आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक्स के अगेंस्ट रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कंबाइन करने की कोशिश की, मार्क्स की फिलॉसफी, फ्रूड की साइकोलॉजी के साथ में कंबाइन करने की, मतलब एक साइकोलॉजी जोड़ी, एक फिलॉसफी जोड़ा, दोनों का महत्व मतलब अलग ही है। ऑडिन ने अपनी पोएम्स में पर्टिकुलरली लुक स्ट्रेंजर, उन्होंने रिवील किया अपना जो परेशानी थी और पूंजीवाद था उसको, ऑर्डन ने।
विलियम एप्सन एंड डायलन ने क्या किया, ये दूसरे ग्रुप के पोएट थे जिन्होंने वर्ड से आइडियाज और प्रॉब्लम्स से मतलब इन्होंने क्या किया, हु सॉट टू स्केप, उन्होंने ये कहा बचेंगे वर्ड्स ऑफ आइडियाज एंड प्रॉब्लम्स, आइडिया मतलब वर्ड्स के आइडियाज और प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बच के हम अपनी पोइट्री को लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दे चोज टू एक्सप्रेस द इनर केओस, उन्होंने अंदर की चीजों को बाहर निकाला, एम्बिग्विटी अस्पष्टता और इनएग्जैक्टनेस, जो चीजें क्लियर नहीं है उसके खिलाफ खिलाफ मतलब उसके लिए इन्होंने बात की, इनर केओस की बात की। केओस का मतलब होता है इन ऑर्डर, परेशानी, शोर, अंदर जो शोर चल रहा, अंतर मन का जो शोर है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की इन लोगों ने। डायलन थॉमस एक नए रोमांटिक पोएट निकल के आए, उनकी पोएम्स जो थी वो रिच फ्रूडियन ओवरटोन्स पे बेस्ड थी। दे एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन मैन और नेचुरल एनवायरनमेंट, ये उन्होंने कहा। अब इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम हो गया था और इंग्लिश पोइट्री जो है वो काफी डाइवर्स हो चुकी थी। इट इज डिफिकल्ट टू यूज एनी सिंगल डिफाइनिंग टर्म और मूवमेंट, ये बहुत ही मुश्किल था कोई डिफाइंड टर्म यूज करना, कोई आंदोलन यूज करना कि ये अब इंग्लिश पोइट्री में हम लेके चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट पोइट जो हैं इस पीरियड के वो थॉमस गुन है, टेन ह्यूजेस है, डोनाल्ड डेवी है, फिलिप लार्किन है। तो ये जो है ये आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे के जो पोएट है वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूजेस इन जगुआर, हॉक रोस्टिंग, ये बताते हैं वायलेंस एंड फेरोसिटी ऑफ द एनिमल एज वेल एज ह्यूमन वर्ल्ड। तो ये मतलब इन जगुआर में हॉक रोस्टिंग ने ये बताया है कि किस तरीके से एनिमल की जो क्रूरता है और ह्यूमन वर्ल्ड के साथ साथ वो कैसी है। लार्किन जो थे वो एंटी रोमांटिक थे, रोमांस के एकदम अगेंस्ट, who presents in an objective way the harsh realities such as time and death। वो समय और मृत्यु की बात करते थे, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थे लार्किन। सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव पोएट्स, इसके अलावा और भी भेदभाव वाले पोएट यहाँ निकल के आए हैं 1980 में, 1990 में, इनमें थे ब्लैक मॉरिसन, पीटर रीडिंग, क्रेग रेनी, ये इनके मतलब नाम है, ब्लैक मॉरिसन, पीटर रीडिंग, क्रेग रेनी। वीमेन पोइट्स भी यहाँ पे नजर आई, अभी तक नहीं नजर आई थी, इसमें थी ईडिथ सिटवेल, स्टीवी स्मिथ, एलिजाबेथ जेनिंग, कैरल एन डफी। इन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई जब सेकेंड पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी चल रहा था। अब इन्होंने दे टच्ड सेंसिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड मदर एंड चिल्ड्रन। अभी तक इसकी बात हो नहीं रही थी, लव की तो बात हो रही थी लेकिन पति पत्नी और माँ बेटे की बात तब हुई जब यहाँ पे औरतों का आगमन हुआ। The story of English poetry will remain incomplete if we do not take into account poets from the Commonwealth countries। अब बात आती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की। अब ये इनमें जो कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनमें जो पोइट्स आए उनके बारे में अब हम बात करेंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे अपने आसपास ही। हु ऑल्सो यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस फॉर क्रिएटिव पर्पसेस, उन्होंने भी क्या किया, जैसे राष्ट्रमंडल कंट्रीज जो है ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उसमें ज्यादातर जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश तो है नहीं, लेकिन उन्होंने यूज की। द यूज ऑफ इंग्लिश इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड कैरेबियन आइलैंड is certainly the result of British colonialism। मतलब ये जो रिजल्ट था ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का खेल था कि इन लोगों ने इंग्लिश लिखी क्रिएटिव पर्पज से, और ब्रिटिश के सब ये उपनिवेश रह चुके थे एक तरीके से, मतलब थे ही, कुछ तो थे ही। तो इसीलिए यहाँ पर और देशों का, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पोइट्री में जो है थोड़ा सा हस्तक्षेप हुआ, इंटरवेन हुआ। अमेरिकन पोइट्री इन इंग्लिश बिगेन फ्रॉम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकन पोइट्री ऑफ इंग्लिश हुई वो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस का वार था वहां से शुरू हुई। क्या हुआ, क्या हुआ गाइज, सुन तो रहे हैं? आपको तो देखो ये किसी ना किसी से तो, किसी ना किसी तरीके से तो इस टॉपिक को आपको पी जाना है, पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात यह है कि इसको हमने, जैसे मैंने आपको अगर पढ़ाया है, इसके बाद आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका भी आपको वो भेज देती हूँ मटेरियल, जिससे कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ पाए। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं आपको चौसर टू शेक्सपियरियन एज के क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। अमेरिकन पोएट्री इन इंग्लिश जो है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू हुई। इट वॉज बेसिकली पैट्रियोटिक। जो अमेरिकन पोइट्री थी वो कैसी थी, पैट्रियोटिक थी, बट इमिटेटिव ऑफ इंग्लिश पोइट्री, लेकिन इंग्लिश पोइट्री की नकल थी एक तरीके से। द रियल पोइट्री, जो वास्तविक पोइट्री थी, हालांकि वॉज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1850 to 55, ऑल्सो कॉल्ड द अमेरिकन रेनेसा। तो जो
1850 से 55 के बीच में लिखी गई, उसको हमने बोल दिया अमेरिकन रेनेसा। द फेवरेट पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के फेवरेट पोएट्स थे, वो एडगार एलन पो और डब्ल्यू एच लॉन्ग फेलो। ये लॉन्ग फेलो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए। लॉन्ग फेलो वॉज अ स्टोरी टेलर। ये लॉन्ग फेलो की अगर हम बात करें, स्टोरी सुनाते थे, रिकंटियर थे, एक तरीके से स्टोरी सुनाने वाले थे। आपको याद होगा असाम ऑफ लाइफ, इसमें पी साइलेंट है। जब मैं छोटी थी तब मेरे सामने ही आया था, तो भी मेरे को इसको पढ़ने में गुस्सा आता था। द साम ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट फॉर ई ए रॉबिन्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड कार्ल सैंडबर्ग। अगर हम इनकी इनकी बात छोड़ दें तो अमेरिकन पोइट्री इन द अर्ली 20th सेंचुरी वाज लार्जली एक्सपेरिमेंटल। मतलब रॉबिन्सन, फ्रॉस्ट और स्टैंडबर्ग को छोड़े तो 20th सेंचुरी की जो अमेरिकन पोइट्री थी वो काफी एक्सपेरिमेंटल थी, काफी उसमें विविधताएं थी, एक्सपेरिमेंट किया गया था। फ्रॉस्ट ने कंट्री साइड की बात की, कंट्री साइड की मतलब विद द टोन ऑफ सैडनेस, जो देश के अंदर लोग रहते थे उनकी बात की दुख के साथ में, और हिंट ऑफ लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिंदगी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हिंट किया एक तरीके से। पोइट्स लाइक एजरा पाउंड, टी एस एलियट, वायलेस स्टीवन, विलियम कैरल्स, विलियम ऑफ ई कमिंग्स, इन्होंने कंक्रीट इमेजेस एंड प्रीसाइज वर्ड्स यूज किए आइडियाज को और मानव के एटीट्यूड को दिखाने के लिए। ठीक है, पाउंड और इलियट की अगर हम बात करें, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपने ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा, और ये ना डीजेनरेशन और डिप्रेविटी ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में काफी बात करते थे। वो कहते थे कि ये जो वंचितनेस है, जो जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें जो चीजें हैं वो बहुत बिगड़ रही हैं, डिप्रेव्ड सिचुएशन है, बुरे हो गए हैं लोग। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश वर एंगेजिंग टू फोल्ड टास्क। जो अमेरिकन पोइट्स थे वो दो तरीके से के टास्क में इन्वॉल्व थे। एक तो वो सेल्फ डिफाइनिंग कर रहे थे, और दूसरा वो नेशन की बात कर रहे थे। तो वो जो पोइट्स थे, इंग्लिश पोइट्स, वो दो बातें कर रहे थे। एक बात तो अपने आप को डिफाइन करना चाह रहे थे, दूसरा राष्ट्र को। तो ये दो कंसर्न थे। अब ये दो कंसर्न जो है वो एक क्वेश्चन में मर्ज हो जाते हैं कि अमेरिकन क्या है, व्हाट इज एन अमेरिकन। अब हम इंडिया की बात करें, पोइट्री बिगैन टू बी रिटन एज अर्ली एज द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इसमें जो नाम आता है वो हेनरी लुइस का आता है, विवियन डेरोजियो का नाम आता है, काशी प्रसाद घोष का नाम आता है, तोरू दत्त का नाम आता है, और मनमोहन घोष का। आधे से ज्यादा नाम तो हम लोगों ने इंडिया में रह के नहीं सुने होंगे, हालांकि सुने हैं, बीच बीच में आते हैं। ये एकदम पायोनियर्स थे। पायोनियर्स मतलब सबसे आगे थे ये लोग, एकदम मतलब पथ बनाने वाले जो होते हैं, पथ प्रदर्शक, वो रहे हैं ये लोग 19th सेंचुरी में। लुइस डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, टोरू दत्त, मनमोहन घोष। इनके जो मेजर कंसर्न थे उसमें राष्ट्र देशवाद था, देशभक्ति थी, पेट्रियोटिज्म था, और इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट। बस इंडिया के पास एक ही चीज थी, हमारा ग्लोरियस पास्ट, जो कहीं गुम हो गया। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्होंने पोयम बड़ी आसानी से अच्छी अच्छी पोयम्स लिख दी। हर पोयम सच इज विलेज सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा, अ सोल्स प्लेयर प्रेयर, ये जो है रियल हार्ट ऑफ इंडिया को दर्शाती हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अरविंदो घोष, सावित्री के लिए। इन्होंने बहुत ही मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी से काम किया। देयर पोइट्री वॉज एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। उनकी जो पोइट्री थी वो एक प्रयास था कि इंडिया की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस से पाया जाए। इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, इंग्लिश की जो इंडियन पोइट्री है मैच्योर्ड, वो काफी मैच्योर और बिगेन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी। और उसने क्या मॉडर्न इंग्लिश सेंसिबिलिटी को, इंडियन सेंसिबिलिटी को टच किया 20th सेंचुरी में। उस टाइम पोएट आए निजिम एजिकिल, ए के रामानुजम, आर पार्थ सारथी, इनका भी नाम सुना होगा, जयंत महापात्रा, पी लाल, के एन दारूवाला, शिव के कुमार, प्रतीश नंदी, अरुण कोलाटकर, कमला दास। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में अपना बड़ा नाम बनाया। इन्होंने लिखा इंग्लिश में ही, मतलब इंडिया में भी लोगों की इंग्लिश अच्छी थी ऑब्वियसली। व्हेन एजिकिल डिस्क्राइब्स द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के आइलैंड को एजिकिल ने कैसे डिस्क्राइब किया, यहाँ पे लिखा अनसुटेबल फॉर सॉन्ग एज वेल एज सेंस। The island flowers into slums, the skyscrapers reflecting precisely the growth of my mind. ये उन्होंने लिखा था बॉम्बे आइलैंड के लिए। The voices
द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ दिस एज एट द सेम टाइम, मतलब जो आवाजें थी उनकी और जो भटकाव था, एट द सेम टाइम ही यूजेस कंट्रोल्ड स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत ही ज्यादा नियंत्रित अपने बातों को बोला, और साथ ही साथ उनका बहुत विडंबनापूर्ण मीनिंग भी था, आयरनिकल मीनिंग, मतलब जब जो है आयरनी समझते हैं, जैसे मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज है एट द सेम टाइम, आयरनी जब बोली जाती है। द लैंग्वेज वाज सुटेबल फॉर डिपिक्टिंग हार्श रियलिटीज, उनकी जो लैंग्वेज थी वो उस टाइम की हार्श रियलिटी को डिपिक्ट कर रही थी। कमला दास बहुत ज्यादा बोल्ड माने जाते हैं, बिटर इन पोर्ट्रेइंग हर फ्रस्ट्रेशन एज अ वुमन, कमला दास एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वुमन मानी जाती हैं अपनी जो लेखनी है उसमें। ओके, अब थोड़ा बचा है। इरम फातिमा वही करूंगी। लिसनिंग मैम, बट वीडियो इज ब्लर, वीडियो को मैंने क्लियर करने की वैसे तो पूरी कोशिश करी है, बट वो क्लियर हुआ नहीं है। हाँ, इस पे क्वेश्चंस काफी सारे बनेंगे। हाँ, नेक्स्ट एक कैनेडियन पोइट्री जो है उसकी बात करें तो ये बहुत वैरिड है इन थीमेटिक कंसर्न्स। सम ऑफ द पोएट्स लाइक जीन दी आर्मस्ट्रांग, क्लैरी हैरिस, साइरिल डेविडिन, अर्नाल्ड इटवारू, ये जो है हार्मनी विद नेचर की बात करते हैं, नेचर से कैसा संबंध है, ये नेटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑफ द लैंड एज मदर, ये जो है कहते हैं कि ये पृथ्वी हमारी माँ है। उनके पोइटिक वर्क्स जो है फर्स्ट पीपल है, ब्लड ऑफ माई कंट्री है, और विंड बीमन है। ठीक है। ट्रांजिशन इनटू फिक्शन बाय हैरिस, हैरिस का ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन, सॉरी। द फॉरेस्ट है डैबिडिन का, और सेक्रेट प्रेजेंस है अर्नोल्ड इटवेरू का। ये बहुत ही ज्यादा रिच है सिंबल्स में और मेटाफर्स में। इनका ये जो मतलब डिपिक्ट करते हैं, ये जो बताते हैं एग्नी एंड कोलोनियलिज्म, परेशानी, दुख और उपनिवेशवाद, और इसका इंटेंस सर्च ऑफ रूट्स, और जो है जड़ों की जो वो है सर्च, उसके बारे में बात करते हैं ये सारे लोग। अब एक नया नाम और आया आपका, मार्गरेट एटवुड, द सर्किल केम, द एनिमल्स इन द कंट्री, Robert Krosich, The Stonehammer Poets, Seed Catalog, The Fred War, Brenton, My Name with a Sigh। ये और कैनेडियन पोइट्स हैं जो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट हैं। कैनेडियन द मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोइट्स, मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है, सच एज एजीएम स्मिथ, एएम क्लेन, ये सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं मेटाफिजिकल प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने की, जिन लोगों की कोई जड़ नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये जानना दैट वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएटिक अटरेंस। नाइजीरियन द्वारा, हम नाइजीरियन, कैरेबियन, अफ्रीकन और साउथ अफ्रीकन पोइट्स जो है वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। दीज आर द पोइट्स कमिटेड टू द कॉज, ये कॉज से कमिटेड हैं। साउथ अफ्रीकन पोइट्स में डेनिस ब्रूटस, साइरेंस, नकल्स, बूट्स, स्टबर्न होप, इनकी रचनाएं हैं ब्रूटस की। चिनुआ एकिबी, इनके बिवेयर, सोल ब्रदर, ये सब याद करना पड़ेगा। क्रिसमस इन बाइफ्रा, इन्होंने क्या किया, वायलेंस की बात की इसमें, इन सब में टॉर्चर की बात की, वायलेंस की, हिंसा की बात की। किसकी हिंसा, जो व्हाइट रूल करके गए उनकी हिंसा की बात की। और ऑब्वियसली ये क्या ही कर सकते हैं, नाइजीरियन है, कैरिबियन है, अफ्रीकन है, ये ज्यादातर इनके माइंड को अगर समझा जाए तो ये व्हाइट पीपल के जो इन्होंने इन पर रूल किया गया, ये उपनिवेश रहे जिनके, उनकी बुराई ही करेंगे। लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या एग्नी हुई, उनके बारे में इन्होंने लिखा। तो अब यहाँ पर पोइट्री थोड़ी सी बदली, मतलब इनके लिए। दे रोट अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ वेस्टर्न कस्टम्स, वो कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कस्टम्स, जो आधुनिक रीति रिवाज, मतलब आधुनिक नहीं, वेस्टर्न जो रीति रिवाज थे वो कैसे घुस गए हमारे नेटिव कल्चर में और कैसे इसको बर्बाद कर दिया। वोले सोइंका, जो नाइजीरियन पोएट हैं, वो रिवील करते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। वो क्या बताते हैं, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी का जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेंस है वो। उनकी पोयम जो है, पोयम्स फ्रॉम प्रिजन, ही ट्राइज टू लोकेट ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ्स, उसमें जो ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ्स हैं उनको बताते हैं मॉडर्न लाइफ में। इनको उसके लिए लिटरेचर में 1986 में नोबेल प्राइज मिलता है। चिनुआ एकिबी एक नॉवेलिस्ट है और इम्पोर्टेंट नाइजीरियन पोएट हैं, अभी जिंदा होंगे। इन हिज बिवेयर सोल ब्रदर एंड क्रिसमस इन बाइफ्रा, ही रिप्रेजेंट्स रीसेंट नहीं, द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात करते हैं। अब आते हैं डेनिस ब्रूटस,
डेनिस ब्रूटस साउथ अफ्रीकन पोएट हैं और ये ओपोनेंट है एपार्थीड के, एपार्थीड से अगेंस्ट हैं एक तरीके से। सायरन नकल्स बूट्स एंड स्टबर्न होप, ये ब्रूटस की हैं, अभी ऊपर हमने देखा। ही वॉइसेस द सफरिंग एंड एग्नी, वो अपने जो ब्लैक साथी हैं उनकी प्रॉब्लम्स और दुख की बात करते हैं साइरेंस नकल्स बूट्स और स्टबर्न होप में। डेरिक वैलकॉट, जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 1992 में, जब आप लोगों में से काफी पैदा हुए होंगे, वर्कड फॉर द कैरिबियन कल्चर, उन्होंने कैरिबियन कल्चर के लिए काम किया। उनका जो फेमस पोइटिक वर्क था इन द ग्रीन नाइट, द कैस्टअवे, द गल्फ, और ऑटोबायोग्राफिकल पोयम थी अनदर लाइफ। ही हैज ट्राइड टू डेवलप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड पीपल, उन्होंने ये कोशिश की कि इंग्लिश जो है वो एजुकेटेड पीपल की लैंग्वेज बन जाए। बहुत गलत किया, हम वेयर नथिंग वाज द लैंग्वेज ऑफ अ रेस। हाँ, वैसे ये है कि हुआ ये था कि उन्होंने कहा था जो एजुकेटेड होंगे वो इंग्लिश सीखेंगे, जबकि ये ऐसा हो रहा था कि जो रेस मतलब नस्ल के आधार पर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। दिस डिस्कशन क्लियरली शोज, ये डिस्कशन ये शो करता है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि इंग्लिश जो है वो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बोली जाती है। नॉट ओनली दिस, पोएट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशंस, मतलब यही नहीं, जो राष्ट्रमंडल के जो देशों के जो पोएट्स हैं और जो अफ्रीकन हैं, जो और एशियन हैं, वो भी इंग्लिश यूज करते हैं अपने क्रिएटिव पर्पस के लिए। दे हैव एडेड वेराइटी, उन्होंने काफी वेराइटी इन्फ्यूज की, है ना, वाइटैलिटी इन्फ्यूज की इसमें। व्हाट वी टुडे कॉल इंग्लिश पोएट्री, जो हम आज इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। वुड यू नॉट अग्री, क्या आप अग्री नहीं करते दैट इंग्लिश पोएट्री डज नॉट मीन टुडे पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री टुडे पोएट्री की मतलब नहीं है जो इंग्लिश पोएट्स के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ टोटल बॉडी ऑफ पोएट्री, ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है सबके द्वारा लिखी गई है और ये सबको रिप्रेजेंट करती है और ये सबके बारे में बताती है। तो कुल मिला के द स्टोरी ऑफ पोएट्री जो था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। मैम आप चार्ट बनाने की बात बोली थी अच्छा, एक क्लास में इतना पढ़ने से आउट ऑफ माय माइंड हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। एक क्लास में सारी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग बांटा था। अब जो है टॉपिक को मैंने 3 दिन लगाए हैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लास्ट वाले पार्ट को दोबारा फिर से, जैसे स्टार्टिंग के जो आपने स्टार्टिंग में जब ये पढ़ते होंगे तो स्टार्टिंग वाले पार्ट्स आपको समझ आ जाते होंगे। स्टार्टिंग के जो पार्ट्स होंगे, जैसे ये जो स्टार्टिंग में हमने कल भी आपको पढ़ाई, परसों भी आपको पढ़ाई, तो जब हम इन बार-बार चीज़ों को रिपीट करते रहे तो स्टार्टिंग की चीज़ें आपको शायद समझ आ गई हों, है ना? जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जो बीच का पार्ट है वो